हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम 14 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे के बाद हमें बात करनी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज़ में है, अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, बुक्स और ऑबिचुरीज हो सकती हैं। उसके बाद हमें बात करनी स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ पे, एमपी गवर्नमेंट ने क्या नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो हम देख लेंगे। इसके अलावा नेशनल न्यूज़ भी है हमारे पास, एक गवर्नमेंट स्कीम है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट कैलेंडर के बारे में, जिसको रिसेंटली टर्की में डिस्कवर किया गया है। और यहाँ पर मेगा अर्थक्वेक क्या है, क्यों यहाँ पे अलर्ट इशू किया है जापान की गवर्नमेंट ने, वो भी हम देखेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू। बहुत सारे एमसीक्यू हैं हमेशा की तरह आज भी। और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे। कल 15 अगस्त है एंड 15 अगस्त को हम 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था आपको पता है, पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान, दो इंडिविजुअल डिफरेंट कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, मतलब आज पाकिस्तान का आज़ादी दिवस है। और हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, क्योंकि पार्टीशन होने से भले ही दो नई कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिंसा हुई, जिसके कारण वो सारे विक्टिम जिन्होंने अपने फैमिली वालों को खो दिया, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में 2021 में डिसाइड किया कि 14 अगस्त को हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2021 आफ्टर अनाउंसमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ऐसी न्यूज आ रही है कि उत्तर प्रदेश इसे ऑर्गेनाइज करने वाला है वाराणसी में, जिसमें कई सारे इवेंट्स होंगे। 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में फिल्म स्क्रीनिंग होगी, एग्जीबिशन होगा, तो ये सारी एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में परफॉर्म की जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हम बात करने वाले हैं फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, नेम्ड कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर द 2 years। तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने का काम एक तरीके से करते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके अलावा ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के एंड कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम करते हैं। तो रिसेंटली फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन का नाम सजेस्ट किया गया है और ये हमारी कंट्री के नए कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, कैबिनेट सचिव होंगे फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। और इनका टेन्योर 30 अगस्त से 30 अगस्त से स्टार्ट होगा। और ये किसको सक्सीड करेंगे? तो राजीव गाबा को ये सक्सीड करने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और हमारे सेक्रेटरीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री एंड रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और ये 35 नंबर के फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्री है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमानी और होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगला नाम आता है यहाँ पे रवि कुमार चौधरी का। रवि कुमार चौधरी अपॉइंटेड एज अ सीएमडी ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड, मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? राजकुमार चौधरी को बनाया गया है। ठीक है, अगर हम एनएचपीसी के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन 7 नवंबर 1975 को हुआ था। फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टैक हैं या स्टॉक्स हैं वो 70% शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका नाम तो अभी तक आपको याद हो चुका होगा, अरशद नदीम। इन्होंने रिसेंटली पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 92.97 मीटर का था और इन्होंने ये नया ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया जा रहा है? अरशद नदीम को दिया जा रहा है, जिसका नाम है हिलाल ए इम्तियाज।
हिलाल-ए-इम्तियाज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसे दिया जाएगा? अरशद नदीम को दिया जाएगा। और यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर है और 5 हमारे ब्रोंज मेडल है, और मेडल टैली में हम 71 पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बी जय मोहन अवॉर्डेड फर्स्ट बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार। तो ब्रह्म साहित्य पुरस्कार का पहला एडिशन है, और ये पहला एडिशन में जो पहला अवार्ड दिया जा रहा है वो तमिल एंड मलयालम राइटर जिनका नाम है बी जे मोहन, इनको दिया जा रहा है। तो तमिल एंड मलयालम राइटर बी जे मोहन वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार एट द 3-day बुक ब्रह्म लिटरेचर फेस्टिवल, जिसके अंदर जो भी आपके लिटरेचर या साहित्यकार होते हैं उनको 2 लाख रुपीज कैश प्राइज मनी यहाँ पर दी जाती है। तो हमें याद कितना रखना है कि बस पहले अवॉर्डी हैं जिनको बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है, जिनका नाम है बी जय मोहन, जिनका एसोसिएशन तमिल एंड मलयालम राइटिंग से है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ रिसेंटली अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो एक इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने यहाँ पर रेडी की है। जैसे कि सबसे पहली बात करते हैं तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते में विजिट करने वाली पहली प्रेसिडेंट हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, और तिमोर लेस्ते का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। फिर एक कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी का हाईएस्ट अवार्ड भी किसे दिया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। फिर आता है यहाँ पे वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड, ये वी वेदचलन को दिया गया है। ठीक है, वी वेदचलम को वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड दिया गया है। एपिग्राफी क्या होती है? जो इनग्रेविंग होती है स्टोन पे या इंस्क्रिप्शन में जो भी लिखा होता है उसकी स्टडी करना ही एपिग्राफी कहलाता है। ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दिया है। अच्छा, रिसेंटली मैंने करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली जापान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और जो मेट्रो स्टेशन है उसमें ई वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, कस्टमाइज गोल्ड कॉइन बाय द पेरिस ग्रेविन म्यूजियम, शाहरुख खान का यहाँ पे गोल्ड कॉइन कस्टमाइज किया गया है। एंड ओलंपिक ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किसे दिया गया है? अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। अभिनव बिंद्रा हमारी कंट्री के पहले इंडिविजुअल शूटर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाके दिया था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। ठीक है, तो ये रिसेंटली कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसकी एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। सो पीडीएफ डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, सो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पूजा जैन CA 247, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहला तरीका तो ये है, और अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, अगर नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को, सिंपली सर्च करना पूजा जैन क्लासेस। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी जो मैगजीन्स हैं, PYQs हैं, टेस्ट सीरीज हो गया, 6 मंथली मैगजीन, और आपके डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स की PDF सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एन नटवर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93। तो एन नटवर सिंह जी हमारी कंट्री के फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं। जब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के समय 2004-05 में ये हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं, मतलब इन्होंने विदेश मंत्रालय को संभालने का काम किया है। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 1984, और इन्होंने पाकिस्तान में एज अ इंडियन एम्बेसडर की तरह भी काम किया है। इनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आंसर हो जाएगा फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी आपको ये देखने को मिल जाएगी। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मर यूट्यूब CEO जिनका नाम था सुशांत बोजस्की डाइड। तो यहाँ पे सुशांत बोजस्की जो कि फॉर्मर यूट्यूब CEO रही हैं, लगभग इन्होंने 9 ईयर तक इस पोजीशन को होल्ड करने का काम किया था, एंड शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ द कैंसर। ठीक, शॉर्ट न्यूज़ भी हैं, 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। पहला नाम आता है अभिनव बिंद्रा का। सो इंडियाज ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग शूटर अभिनव बिंद्रा हैज बीन इलेक्टेड एज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो एथलेटिक्स
कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है अभिनव बिंद्रा को। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है एक बुक, इस बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया है 75 ग्रेट रिविलरीज ऑफ इंडिया। हमारे देश के जो 75 ग्रेट फ्रीडम फाइटर हैं उनकी स्टोरी इस बुक में मेंशन की गई है। एंड राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने इस बुक को लॉन्च किया है। अच्छा, बुक को लिखा किसने है? तो MP हैं भीम सिंह, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भीम सिंह, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। भीम सिंह प्रेज द वर्क ऑफ हाईलाइटिंग लेजर नोन फ्रीडम फाइटर, उनके वर्क को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। डन। चलिए अब बात करेंगे कुछ स्टेट न्यूज़ पे और उसके बाद हम कुछ नेशनल इवेंट्स पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको एप्लीकेशन पे ये पॉलिटी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा ये जुलाई मंथ की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी अवेलेबल है। आप इन दोनों प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं मैगजीन वाले सेक्शन से। ओके, चलिए पहली न्यूज़ आती है मॉडल सोलर विलेज। यहाँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की है टू सेट अप मॉडल सोलर विलेज अंडर द PM सूर्यघर स्कीम। तो जो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है उसके अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं कि हम यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक मॉडल सोलर विलेज तैयार करेंगे। तो अंडर दिस न्यू इनिशिएटिव न्यू कंपोनेंट मॉडल सोलर विलेज एम्फसाइजेस हैज बीन मेड ऑन क्रिएटिंग वन मॉडल सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इसके अंदर लगभग 800 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को या एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक गांव को ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर उसे डेवलप किया जाएगा एज अ मॉडल सोलर विलेज। और हर एक विलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तैयार करने के लिए जो फंडिंग दी जाएगी वो 1 करोड़ रुपीस की दी जाएगी। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग सोलर एनर्जी एडॉप्शन एंड इनेबलिंग विलेज कम्युनिटीज टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन मीटिंग देयर एनर्जी नीड्स। तो इससे क्या होगा, जैसे कि एक घर है, उसके छत पे आपने सोलर रूफटॉप पैनल इंस्टॉल किया है, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इसका इस्तेमाल ये घर वाले कर सकते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन भी नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी आपको अवेलेबल रहेगी। तो इसी को प्रमोट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। Total financial outlay of 800 crore rupees has been allocated for this component, providing 1 crore per selected model solar village. A model solar village must be revenue village with a population size above 5000. यहाँ पर ऐसे villages को model solar village में convert किया जाएगा जिसकी population at least 5000 person की है, 5000 above population है। In this model village, household will install solar panel on their rooftops and these panel convert sunlight into the electricity which can be used for the lighting, appliances and other energy needs. अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसको गवर्नमेंट ने 29 Feb 2024 को लॉन्च किया था विद अ टोटल बजट ऑफ 75,000 करोड़ रुपीस एंड इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा टिल 26-27। ठीक, नेक्स्ट lymphatic filaria. तो गवर्नमेंट has launched the second phase of biannual nationwide mass drug administration campaign for lymphatic filaria elimination. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड फेज लॉन्च कर दिया है और यहाँ पर हमारी कंट्री में एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन रन किया जा रहा है टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिया। लिम्फेटिक फाइलेरिया को हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आपका जो लेग है वो किस तरीके से स्वेल हो गया है, राइट। इसको हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। द कैंपेन टारगेट 63 इंडेमिक डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस बिहार, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना और यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन की जाएगी और यहाँ पे मेडिकेशन बताया जाएगा किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो लिम्फेटिक फाइलेरिया को। रीजन इज दैट क्योंकि इस पर्टिकुलर बीमारी का ना कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है फिलहाल, तो एक ही तरीका होता है कि आप क्या मेडिकेशन ले सकते हो, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो जिससे आप प्रिवेंट कर सको लिम्फेटिक फाइलेरिया को। अगर हम लिम्फेटिक फाइलेरिया के बारे में बात करें तो इट इज अ कॉमनली नोन एलिफेंटाइटिस या फिर हाथी पांव। ये एक सीरियस डिसीज है जो कि पैरासिटिक वॉर्म के कारण होती है जिसको हम फाइलेरिया वॉर्म के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो कैरियर होता है वो मॉस्किटो होते हैं। मतलब इसको कैरी करने का काम, इस वॉर्म को कैरी करने का काम कौन करते हैं? क्विलिक्स मॉस्किटो, जो कि गंदे पानी में पाए जाते हैं।
ठीक है। इसके कारण क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाता है, सम टाइम ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, और सम टाइम क्या होता है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो जाती है। यहाँ पर हमारा टारगेट है कि 2027 तक हमें लिम्फेटिक फाइलेरिया को एलिमिनेट करना है हमारी कंट्री से। अगर इंडिया में बात करेंगे तो 90% जो आपको बर्डन देखने को मिलेगा लिम्फेटिक फाइलेरिया का, वो आपको 8 स्टेट में देखने को मिलेगा। मतलब 90% केसेस लिम्फेटिक फाइलेरिया के ये 8 राज्यों में है। कौन कौन से हैं 8 स्टेट? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू गर्ल्स स्टूडेंट टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स। अभी तक देखेंगे जैसे कि कर्नाटका है, राजस्थान है या दिल्ली है, वहाँ पर फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड की जाती हैं गर्ल्स स्टूडेंट को, बट यहाँ पे कोई भी कैश देने का प्रोविजन नहीं है कि पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। और इसको स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट बन गया है एमपी। Dr. Mohan Yadav government in Madhya Pradesh has become the first state government in India to provide cash to adolescent girl to buy sanitary napkins। यहाँ पे एक साल में 300 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी क्लास 12th और 11th क्लास की जो भी गर्ल्स हैं उनको, जिससे वो सैनिटरी नैपकिन्स को बाय कर सकें। ये स्कीम लॉन्च की है किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पर एक प्राइस जो है वो न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग देने से विड्रॉ कर लिया है कि हम इसमें फंडिंग नहीं करेंगे, इसलिए आपको ये प्राइस देखने को मिल रहा है, यूनेस्को कलिंगा प्राइज। Science and Technology Minister has withdrawn its contribution to the prestigious UNESCO Kalinga Prize for Popularization of Science। यहाँ पर ये जो प्राइज है इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो इसलिए उड़ीसा के जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रिस्टोर करो, सपोर्ट दो यूनेस्को कलिंगा प्राइज को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर विड्रॉ करने की बात की है। चलिए बात करते हैं अबाउट द यूनेस्को कलिंगा प्राइज। ये यूनेस्को का ओल्डेस्ट अवार्ड है और इसको शुरू किया गया था बाय द उड़ीसा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक 1951 में। मतलब इसके लिए जो फंडिंग दी जाती है, इसका जो डोनेशन आता है वो कौन देता है? डोनेशन देने का काम यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट करती है। द प्राइज विनर इज सिलेक्टेड बाय द यूनेस्को डायरेक्टर जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5 मेंबर कमिटी या 5 मेंबर ज्यूरी जो है वो डायरेक्टर जनरल को रिकमेंड करती है और उसके बाद इस प्राइज को दिया जाता है। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेशन इन द बुडापेस्ट ऑल्टरनेटिव विद इंडिया। ये अवार्ड दिया जाता है। अब एलिजिबल कौन है? कोई भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट, एनटीओ जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई एक्सेप्शनल वर्क किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अब पैसा कहाँ से आता है इस अवार्ड के लिए? तो डोनर कौन है? कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट और आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से फंडिंग होती है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी विड्रॉ कर रहा है कि हम यहाँ पे फंडिंग नहीं करेंगे। इसमें जो कैश प्राइज होता है वो $40,000 होता है और कलिंगा चेयर विद एडिशनल $5,000 यूनेस्को अल्बर्ट आइंस्टाइन सिल्वर मेडल। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सी बात है, रिवॉर्ड देना जिनका कंट्रीब्यूशन है साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में। ठीक है। एंशियंट महाराष्ट्र रॉक आर्ट डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडर द महाराष्ट्र एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1960। तो इस एक्ट के अंदर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की एक मॉन्यूमेंट साइट है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है। इसको समझने से पहले 2 बेसिक बातें हम समझ लेते हैं कि ये जियोग्लिफ क्या होता है। तो जियोग्लिफ डिज़ाइन होती है जो ज़मीन पे या अर्थ पे बनाई जाती है, जिसमें एनिमल के पिक्चर्स आपको जनरली डिपिक्ट मिलते हैं और हैंडमेड, मतलब इंसानों के द्वारा इन आकृतियों को बनाया जाता है बहुत बड़े स्तर पे। मतलब 13 फीट से ज़्यादा आपको ये जो पिक्चर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है। और इनको ही हम क्या कहते हैं? जियोग्लिफ कहते हैं। सिमिलर यहाँ पे होते हैं पेट्रोग्लिफ, मतलब जिनको आपने कार्विंग की है। किसमें कार्विंग की है? बड़े बड़े स्टोन में आपने कार्विंग की है, ह्यूमन ने कुछ पिक्चर्स डिपिक्ट की हैं एनिमल्स की, इसको हम क्या कहेंगे? पेट्रोग्लिफ कहेंगे। ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर रत्नागिरीज मेसोलिथिक मतलब जो बड़े साइज के हैं, मेसोलिथिक, जियोग्लिफ एंड पेट्रोग्लिफ एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ये जो रॉक्स हैं ये 1500 पीसेज में फैली हुई हैं 70 साइट्स में और इसको रिसेंटली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड इन टर्की। यहाँ पर देखेंगे एक
बेसिकली एक साइट है यहाँ पे जिसमें कुछ इंग्रेविंग की गई है, वॉल्स पे पिक्चर्स बनाई गई हैं और ऐसा बताया जाता है कि ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैलेंडर है जो कि लगभग 13,000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट एट गोबेकली तेपे, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इन टर्की, एंशिएंट साइट इन टर्की have possibly discovered the world oldest calendar dating back nearly 13,000 year, 13,000 साल पुराना है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि वर्ल्ड का पहला टेम्पल है जिसमें कुछ सीरीज ऑफ पिलर्स में, कुछ स्टोन पिलर्स में इंग्रेविंग की गई है और ये जो इंग्रेविंग की गई है इसमें ऐसा सजेस्ट किया जाता है ये जो वी शेप्ड पिक्चर है ये प्रेजेंट करते हैं सिंबल्स को, 365 डेज को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 365 सिंबल्स बने हुए हैं और 365 डेज को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इस पजल को रिसेंटली रिसर्चर्स ने सॉल्व किया और ऐसा इनका मानना है कि ये दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट है L&T फाइनेंस अचीव्ड NBFC ICC स्टेटस फ्रॉम द RBI। तो यहाँ पर इस कहानी को समझने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें कर लें, फिर हम इस न्यूज़ को थोड़ा सा समझ पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे जो NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनको हम दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिपेंड करता है उनकी लाइबिलिटीज क्या है और डिपेंड करता है कि उनके एक्टिविटीज क्या है। तो बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली NBFC होती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs होती हैं। वैसे अगर बेस्ड ऑन एक्टिविटीज देखा जाए तो कई तरीके की NBFCs आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी एटसेट्रा। हमें बस यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट से मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या होती है और आपकी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है, इनको हम समझते हैं जिसके बाद हम इस न्यूज़ को थोड़ा सा समझ पाएंगे। तो एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एक प्रकार का NBFC है, एक टाइप है NBFC का जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। इसका पर्पस क्या है, ये लेंड करता है, मनी को प्रोवाइड करता है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट स्पेशलाइज इन लेंडिंग मनी टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एंड द प्रोजेक्ट। अब बात करेंगे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये भी आपका एक तरीके का NBFC होता है जो कि शेयर्स को एंड इक्विटीज को, शेयर मार्केट के जो भी इक्विटीज है उनको एक्वायर करता है, दैट एक्वायर शेयर एंड द सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 90% ऑफ इट्स नेट असेट। इसको हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पे जो L&T है अभी वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, RBI ने इसको अप्रूवल दे दिया है, अब ये वर्क करेगी एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है। तो L&T फाइनेंस लिमिटेड हैज ऑफिशियली रिसीव्ड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी फ्रॉम द RBI। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, पहले ये आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी और अब ये इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है, मतलब NBFC है। ऐसा फैसला कब लिया गया, जब यहाँ पे एक मर्जर हुआ। मर्जर किसका हुआ, तो L&T की सब्सिडरी है L&T फाइनेंस, L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड, L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड, इनके मर्जर के बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया है बाय द RBI। नेक्स्ट है पाइन लैब्स ओन्ड सेतु पार्टनर एक्सिस बैंक फॉर UPI फोकस पेमेंट प्लेटफॉर्म। हम सभी लोग UPI यूज करते हैं, आपका जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सिंपली कोई भी QR कोड होता है उसको स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। तो सिमिलर पाइन लैब ओन्ड सेतु एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इंट्रोड्यूस UPI फोकस पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो जो बिजनेसमैन हैं और डेवलपर्स हैं उनके लिए UPI फोकस पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है किसने, पाइन लैब ओन सेतु ने, जिसका नाम है UPI सेतु विद द सपोर्ट ऑफ एक्सिस बैंक। इसमें क्या कर सकते हो आप, UPI कर सकते हो QR कोड का यूज करके, ऑटो पे कर सकते हो, EMI पे कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी डिस्प्यूट है वो भी सॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पे कैशबैक और रिफंड ऑप्शंस भी अवेलेबल है फॉर द बिजनेसमैन एंड डेवलपर्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नकाई टफ। नकाई टफ क्या है, टफ का मतलब क्या होता है, गर्त, ठीक है। अब गर्त क्या होती है, सिंपल जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हम जब किसी वेव को बनाते हैं तो वेव का एक पीक पॉइंट होता है, एक आपका बॉटम पॉइंट होता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका गर्त कहलाता है, इसको ही हम टफ कहते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स का मतलब मैं यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात कर रही हूँ। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, दो प्लेट जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो तीन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं। या तो हो सकता है क्या दोनों प्लेट आपस में टकराने के बाद क्या हो जाए, टकराने के बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल जाए,
ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। हमारा हिमालय ऐसा ही तो बना है, हिमालय का फॉर्मेशन ऐसा ही हुआ है ना, जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की आपस में टक्कर हुई थी तो ये बीच वाला हिस्सा जो टेथिस सी बोला जाता है ये ऊपर निकल गया, जिसके बाद हिमालय की उत्पत्ति हो गई, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। यह पॉसिबल है कि दो प्लेट एक दूसरे को पैरेलली क्रॉस कर जाए, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है, हीट जनरेट होती है एंड सम टाइम अर्थक्वेक भी जनरेट होते हैं। तीसरा होता है कि सबडक्शन। सबडक्शन मतलब एक आपकी प्लेट है, मान लेते हैं एक हैवी प्लेट है और एक लाइट प्लेट है, जब ये आपस में टकराएंगी तो जो लाइट प्लेट होती है वो ऊपर रह जाती है, हैवी प्लेट क्या होती है, नीचे चली जाती है, मतलब यहाँ पे सबडक्शन हो जाता है, नीचे जाती है, गर्म होती है, गर्म होकर मैग्मा बनता है, फिर यहीं से तो वोल्केनो इरप्शन भी हो जाता है। तो जब दो प्लेट यहाँ पे सबडक्ट होती हैं तो क्या बन जाता है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रेंच बन जाती है, ये ट्रफ बन जाता है, जिसको हम गर्त कहते हैं, इसे हम रिज कहते हैं, और जो अपोजिट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सीख लिया। चलो अब इस लोकेशन को समझते हैं। ये है सी ऑफ जापान और ये आपको जापान का मैप दिखाई दे रहा है। ये जापान की कैपिटल टोक्यो है और यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है यही है आपकी नानकाई ट्रफ। ठीक है, जो कि एक गर्त है और इसमें सबडक्शन हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मैसिव अर्थक्वेक आ सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेगा अर्थक्वेक होगा, जो कि 8 इंटेंसिटी का होगा। सबडक्शन जोन क्या होता है, तो सबडक्शन जोन बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट इन द पैसिफिक ओशियन वेयर मैसिव अर्थक्वेक हैव हिट इन द पास्ट। ठीक है, ये अंडरग्राउंड सबडक्शन जोन यहाँ पर है, जिसमें यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट ने आपस में कोलाइड किया था एंड कोलिजन के बाद सबडक्शन हुआ है। कोलिजन के बाद सबडक्शन हुआ है, जिसके बाद ये गर्त का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस टेक्टोनिक स्ट्रेस के कारण यहाँ पर मेगा क्विक, एक अर्थ क्विक आ सकता है, जिसकी मैग्नीट्यूड है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 8 होगी। ऐसा बोला जा रहा है इतना बड़ा अर्थक्वेक लगभग 150 ईयर्स में नहीं आया है। लास्ट टाइम इतना बड़ा अर्थक्वेक फ्रांस में देखा गया था और अब यहाँ पे आ सकता है। जापान की गवर्नमेंट ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ भी हैं, लेकिन हम उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर लेंगे। पहला है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द रिसेंटली रिलीज NIRF रैंकिंग 2024। कल मैंने आप लोगों को इस रैंकिंग के बारे में डिस्कशन किया था। क्या है ये, तो नीति आयोग हैज रिलीज द NIRF रैंकिंग 2024। नहीं भाई, नीति आयोग थोड़ी ना करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दिस इज द 8th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन ऑफ इंडिया रैंकिंग ऑफ HEIs इन इंडिया। मतलब यहाँ पर ये 8th नंबर की आपकी एडिशन है। देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इस रैंकिंग को पब्लिश करना स्टार्ट किया था सिंस 2015 से ये रैंकिंग पब्लिश हो रही है। तो ये 8th एडिशन ना होकर ये आपका 9th एडिशन है, मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। IIT Madras retain its first position in overall category for the 6th consecutive year। तो छठवीं बार लगातार ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पर है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, IISc बेंगलुरु स्टूड फर्स्ट इन द रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में टॉप पर कौन है, IISc बेंगलुरु है और ये 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर से टॉप पर है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पॉइंट्स आर इनकरेक्ट, कितने पॉइंट्स इनकरेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है, मतलब 2 पॉइंट्स आपको इनकरेक्ट मिल जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ये इस रिपोर्ट को कल हमने डिस्कशन किया था डिटेल में, वही सारी बातें यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। इन अगस्त 2024 इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिन्यूड देयर MOU। किस कंट्री ने इंडिया के साथ अपने एग्रीमेंट को रिन्यू किया है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ 1000 सिविल सर्वेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट किस कंट्री के 1000 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, तो आंसर हो जाएगा मालदीव्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो मालदीव पे विजिट पे गए हुए थे और इनकी मुलाकात होती है मालदीव के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मुजो से और मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर है मूसा जमीर से। और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होते हैं। पहला एग्रीमेंट होता है कि हम 1000 सिविल सर्वेंट्स, मालदीवियन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द 24 to 2029। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। एक्चुअली ये एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था, 2019 का एग्रीमेंट था, फिलहाल इसको रिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से मैंने सोचा कि क्लास तो कंप्लीट करनी ही है, इसलिए मैंने कंप्यूटर पे क्लास इसको कंडक्ट कर ली है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। एंड सेकेंड जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो है इंडियन पेमेंट सिस्टम UPI। UPI को बहुत जल्दी मालदीव में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं ओम प्रकाश माथुर किस स्टेट के 18th नंबर के गवर्नर बने हैं, इन्होंने ओथ ली है, शपथ ग्रहण की है। तो ओम ओम प्रकाश माथुर कहाँ से है, आंसर हो जाएगा सिक्किम से। मैंने याद करवाया था सिक्का, सिक्का मतलब कॉइन, कॉइन कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जो भी नए आपके पूरे के पूरे जो स्टेट्स हैं उसमें जितने भी नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं या जो रिशफलिंग हुई है वो मैंने कवर की है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। Which organization is responsible for organizing the Global प्रवासी Women's कबड्डी लीग? तो ग्लोबल प्रवासी वीमेंस कबड्डी लीग को कौन ऑर्गेनाइज करेगा, आंसर है होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसको लॉन्च करेगा हमारी कंट्री में, कहां पर, हरियाणा में। और ये पहला फर्स्ट एवर ग्लोबल वीमेंस कबड्डी लीग होगा, सितंबर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट है, इन अगस्त 2024 इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, Indian Sign Language Research and Training Center sign an agreement with which of the following to promote Indian Sign Language? तो Indian Sign Language को प्रमोट करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ रिसेंटली साइन किया गया है। नेक्स्ट है, Which institute has set up the Center for Narmada River Basin Management? तो नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट सेंटर को कौन सेटअप करेगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर मिलकर सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट को सेटअप करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर हैज सेट अप द सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एट its campus to conduct the condition assessment and management plan of the Narmada River Basin with the help of the, आपको देखने को मिलेगा आईआईटी इंदौर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसका पर्पस क्या है, एक रोड मैप रेडी करना, किस तरीके से जो नर्मदा रिवर है उसका रेजर्वेशन किया जा सके और उसका कंजर्वेशन किया जा सके, मतलब जीर्णोद्धार करने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। Which edition of India Sri Lanka joint military exercise मित्र शक्ति, मित्र शक्ति रिसेंटली कंडक्ट हो रही है, ये पूरा 1 वीक चलने वाली है, 25 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलेगी। एंड सिंस 2012 ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका और ऑल्टरनेटिव बेसिस पे होती है। और कौन सा एडिशन हो रहा है अभी, 10th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज हैज एसबीआई प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी इन द FY25? तो FY25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू द एसबीआई? चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये वही रेट है जो कि आरबीआई ने भी फॉरकास्ट किया है फॉर FY25, इट इज 7.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new chairman and managing director of NHPC Limited? आज ही हमने डिस्कशन किया है, राजकुमार चौधरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। के नटवर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93, हु वॉज ही? तो ये कौन थे, तो फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के समय 2004-05 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मर ब्लैंक सीईओ सुशांत बोजिस्की पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 56, तो आंसर हो जाएगा ये यूट्यूब की फॉर्मर सीईओ रही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ननकाई ट्रफ रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो ये क्या है, एक सबडक्शन जोन है बिटवीन द 2 टेक्टोनिक प्लेट इन द पैसिफिक ओशियन, जहां पे 2 आपको यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट का आपको सबडक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। नेक्स्ट है, नीलकुरिंजी प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मोस्टली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? तो ये जो नीलकुरिंजी प्लांट है ये 12 साल में एक बार ब्लूम होता है, पर्पल कलर का होता है, बड़ा सुंदर सा प्लांट होता है। ठीक है, और इसी के नाम पे नीलगिरी का नाम रखा गया। जो नीलगिरी आपकी माउंटेन रेंज है वो इसी के नाम पे पड़ी हुई है, मतलब वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में आपको नीलकुरिंजी प्लांट देखने को मिलेगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन सिंपल सा है कि रवांडा के नए प्रेसिडेंट 4th टर्म के लिए 4थी बार अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है पॉल कैगमे। पूछा जा रहा है कि रवांडा की करेंसी क्या है। 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पर कर दूंगी। ओके, मोर अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, ये मेरी इंस्टा आईडी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।